वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले जो हमारे डिस्कशन चल रही थी उसको हम आज अख्ताम पे पहुंचाएंगे। और थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर दूं कि जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम में, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो हमारे पास हमने ये देखा था कि जो वेव फंक्शंस हैं, मैंने कहा कि तस्वीर भी आपको दिखा दें जिससे थोड़ा सा ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि एसेंशली जो आपके पास वेव फंक्शंस हमने हासिल किए हैं जो कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस देते हैं या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको देते हैं इन स्पेस। तो जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है वो इस किस्म की उसकी शेप है। n इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो है वो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है। ये एक गाउसियन फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर टाइप की इसकी फॉर्म है, साई ऑफ एक्स। कुछ कोफिशेंट्स हैं जिनके भी हम वरी नहीं करते, मगर इस किस्म की इसकी फॉर्म है। जो जो आप हायर एनर्जी लेवल्स पे जाते हैं आप देखते हैं कि यहाँ पे ये नोड्स आ रहे हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे वेव फंक्शन जो है विद इन द पोटेंशियल वेल वो ज़ीरो हो रहा है। और जो जो आप हायर एन लेवल पे जाते हैं, ये फिनोमेना हमने पहले भी देखा था जब हमने इन्फिनिट पोटेंशियल वेल वाली प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे थे कि हायर एनर्जी लेवल्स जो हैं उसमें ऑसिलेशंस ज़्यादा होती हैं वेव फंक्शन में। तो क्रॉसिंग जहाँ पे वो क्रॉस करते हैं, जो नोड्स कहलाते हैं, ये क्रॉसिंग पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं तादाद में। अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करें, ये वेव फंक्शन था। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करें तो हमें एब्सोल्यूट स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है वो उसकी ये वाली फॉर्म बन जाती है। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो रीजन है, जब हमने ये चीज़ें पहले भी डिस्कस की हुई हैं, जब हमने फाइनाइट पोटेंशियल वेल को डिस्कस किया था, इन्फिनिट पोटेंशियल वेल में तो क्योंकि पोटेंशियल इन्फिनिट है आउटसाइड द वेल तो वेव फंक्शन ज़ीरो है आउटसाइड द वेल। मगर जब फाइनाइट पोटेंशियल वेल होती है तो वहाँ पे वेव फंक्शन आउटसाइड द क्लासिकली अलाउड रीजन भी स्मॉल उसकी वैल्यू हो सकती है बट फाइनाइट। तो यहाँ वही फिनोमेना इधर भी देख रहे हैं कि ये जो रीजन है ये क्लासिकली अलाउड रीजन नहीं है और ये रीजन भी क्लासिकली अलाउड रीजन नहीं है, मगर वेव फंक्शन का कुछ एम्पलीट्यूड यहाँ पे भी है। और इधर भी आप ये देख रहे हैं कि ये कुछ एम्पलीट्यूड्स हैं। इस तरह प्रोबेबिलिटी, अगर आप एब्सोल्यूट स्क्वायर लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है आउटसाइड द वेल भी आपको एक स्मॉल फाइनाइट वैल्यू मिलती है, जो एसेंशली वो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग फिनोमेना है। तो ये फीचर जो हमने पहले डिफरेंट पोटेंशियल्स के लिए देखा था, इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के लिए कि जी नोड्स बढ़ते चले जाते हैं फॉर द बाउंड स्टेट्स एंड सो फोर्थ। और ये फाइनाइट एम्पलीट्यूड्स आउटसाइड द क्लासिकली अलाउड रीजन जो कि फाइनाइट पोटेंशियल वेल के केस में हमने देखा था, वो फीचर्स हमें यहाँ पे भी वो नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा फिर हमने ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पिछले में की थी मुख्तलिफ ऑपरेटर्स की, जिसमें हमने जो बेसिस चूज़ किया था वो एनर्जी बेसिस था। तो हमारे पास हैमिल्टोनियन जो है इस बेसिस में डायगोनल है और डायगोनल पे जो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं एंड सो फोर्थ। फिर हमने जो ए और ए डैगर ऑपरेटर्स हैं उनकी भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हासिल की थी इन द सेम एनर्जी बेसिस। एक्स और पी जो है ना मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए में छोड़ दिया था, मगर अगर किताब में आप देखें तो इस किस्म की इसकी है कि जो एडजेसेंट स्टेट्स हैं उनमें नॉन ज़ीरो है। जो ना मैंने आपसे इस बात का जिक्र भी किया था क्योंकि वो डेल्टास की वजह से ना, ये जो डेल्टाज आ रहे हैं ना, तो ये सिर्फ उन्हीं वही मैट्रिक्स एलिमेंट नॉन ज़ीरो है जिनमें एम और एन जो है उनमें एक इंटीजर वैल्यू का डिफरेंस है। ठीक है ना। ए डैगर के लिए ये है और ए के लिए ये है। दोनों केसेस में एक इंटीजर वैल्यू का डिफरेंस होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं एडजेसेंट स्टेट्स, यानी कि करीब करीब वाली, एक दूसरे के बिल्कुल एक के बाद दूसरी स्टेट, उन्हीं में जो है ना ये नॉन ज़ीरो होगा। अच्छा, ये सब चीज़ें हमने पिछली दफ़ा की थी। और मैंने पिछले ये भी मेंशन किया था कि अगर आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन वगैरह मालूम करनी है मुख्तलिफ स्टेट्स में, तो सबसे कन्वीनियंट मेथड जो है वो मेथड ये मेथड 2 है, जिसमें आप मुख्तलिफ जो ऑपरेटर्स हैं, जिस तरह पोजीशन ऑपरेटर है, इसको आप जो है
वो रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स की टर्म्स में लिखें और ये रिलेशन इस्तेमाल करें, तो फिर इन प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम्स बड़ी सिंप्लीफाई हो जाती हैं। ये ए और ए डैगर ऑपरेटर्स की टर्म्स में आप ऑपरेटर्स को लिखें और मैट्रिक्स एलिमेंट्स डिटरमिन करें, क्योंकि आपने वही प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये चीज़ें डिटरमिन करनी होती, तो उनके लिए ये बहुत कन्वीनियंट जो है ना ऑपरेटर्स को ए और ए डैगर की टर्म्स में लिखना और मैट्रिक्स एलिमेंट्स जो हैं इन रूल्स के तहत एवेल्यूएट करना। और ये जो बेसिक ए और ए डैगर ऑपरेटर्स हैं, इनका ये इतने जनरल, उनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में कि आप जो पढ़ेंगे तो आगे चलकर देखेंगे कि जगह जगह इनका इस्तेमाल है। फिर हमने ये भी एंड में जो चीज़ें की थी वो ये थी कि पहले तो हम वेव फंक्शन की बात कर रहे थे, यानी कि स्टेट वेक्टर इन द पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। फिर अब हम ये भी जानना चाहते थे कि अगर हमें ये इंटरेस्ट हो कि मोमेंटम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि मुख्तलिफ स्टेट में अगर पार्टिकल हो किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टेट में, तो उसकी मोमेंटम की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। मेजरमेंट अगर हम करें उस स्टेट के ऊपर, तो हमें मोमेंटम की क्या वैल्यूज़ मिल सकती हैं पार्टिकल की। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ये मोमेंटम वेव फंक्शन जो है ये कैरी करता है, और वो बेसिकली जो है ग्राउंड स्टेट के लिए आप इस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं। और कोई जनरल स्टेट जो है वो ये है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ठीक है ना। तो ये भी आप देखिए, ख़ास चीज़ इसमें खसूसियत क्या है इसकी, वो ये है, जो इसमें स्पेशल फीचर है वो ये है कि जो मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जो मोमेंटम वेव फंक्शन है, क्योंकि वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वेव फंक्शन का। तो अगर वेव फंक्शन गाउसियन है, तो गाउसियन फंक्शन की ये खसूसियत होती है कि उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो भी गाउसियन फंक्शन होता है। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आप देख रहे हैं कि इसमें जो वेरिएबल है वो p है, और वो स्क्वायर इन द एक्सपोनेंट आ रहा है, यानी कि एक्सपोनेंट में p का स्क्वायर्ड है। तो ये गाउसियन फंक्शन की खसूसियत होती है। बाकी ये नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट्स वगैरह है। तो ख़ास चीज़ जो सामने आई, ये लास्ट, ये जो अभी मैं बात कर रहा था, वो ये था कि जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है वो गाउसियन वेव फंक्शन है, गाउसियन इन पोजीशन स्पेस, और जो मोमेंटम वेव फंक्शन है वो गाउसियन फंक्शन है इन मोमेंटम स्पेस। तो ये एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की खसूसियत है, ख़ास चीज़ है, और वो हमारी काफ़ी मदद करती है अगर हम इस फीचर को जो है सामने रखते हुए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करें, जो कि अभी हम करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज के लेक्चर में पहली चीज़ हमने ये करनी है। What is the result of the uncertainty principle? For the ground state of the harmonic oscillator. ठीक है जी। ये सवाल है कि ग्राउंड स्टेट को अगर हम लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, और जिस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं वो है पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशन, ठीक है ना। तो अब आपने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मालूम करना है, दोनों को बल्कि एक्चुअली मालूम करना है, उनका प्रोडक्ट लेना है और देखना है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। ऑब्वियस बात है कि सेटिस्फाई होगी, लेकिन हम ये चेक करना चाह रहे हैं, और किस स्टेट के लिए, क्योंकि स्टेट स्पेसिफाई करना है। ऑपरेटर्स को तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हम इंटरेस्टेड हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसका मतलब ये है कि हमें डेल्टा एक्स को कैलकुलेट करना है, और हम इंटरेस्टेड हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बिकॉज, और हमने इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मालूम करनी है बिकॉज जो
जिस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन को हम स्टडी करना चाहते हैं वो पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशन है। आपको पता है कि अनसर्टेनिटी रिलेशन कॉन्जुगेट वेरिएबल्स के दरमियान होती है, कैनोनिकली कॉन्जुगेट वेरिएबल्स। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी रिलेशंस हैं, मगर इनमें हम जो है इस वक्त पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी में इंटरेस्टेड हैं। और फिर हमें ये भी स्पेसिफाई करना है कि किस स्टेट में। तो जो स्टेट हमने चूज़ की है जिसमें हम स्टडी करना चाहते हैं, आप किसी और स्टेट में भी कर सकते हैं, मगर जो ग्राउंड स्टेट है उसके एक ख़ास फीचर है अनसर्टेनिटी रिलेशन के लिहाज से, जिसको हम अभी वाजे करना चाह रहे हैं। तो अभी हम ग्राउंड स्टेट की अनसर्टेनिटी देखना चाहते हैं। इसका मतलब है ग्राउंड स्टेट में हमने पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी डिटरमिन करनी है और फिर उनका प्रोडक्ट लेना है। तो ये हमने अपने सामने एक सवाल रखा है कि ये अगर हम देखना चाहते हैं कि यहाँ ये कैसे अप्लाई होता है। अच्छा, अब इधर हमें जो सबसे बड़ी जो फीचर है जो यूज़फुल साबित हो जाता है इस केस के अंदर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन को अप्लाई करना चाह रहे हैं हम ग्राउंड स्टेट पे। तो ग्राउंड स्टेट की खसूसियत ये है, जो भी हमने देखा, कि पोजीशन स्पेस में भी और मोमेंटम स्पेस में भी जो वेव फंक्शंस हैं वो गाउसियन वेव फंक्शंस हैं। तो गाउसियन वेव फंक्शंस जो हैं, स्पेशल फीचर जो है ग्राउंड स्टेट का, अब ये ग्राउंड स्टेट में बात जो कर रहा हूँ ये हार्मोनिक ऑसिलेटर ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ, ये है कि ये गाउसियन फंक्शंस है, ठीक है ना। ये अब आप ज़हन में रखें, यानी कि इस किस्म की फॉर्म है इसकी मोमेंटम स्पेस में, और पोजीशन स्पेस में भी हमने कहीं लिखा था, काफ़ी पहले से था, तो काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। बेसिकली तो ये इस फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, या आप ऊपर अगर हम जाते जाएं, ये इस यहाँ पे भी क्लियरली है कि ये गाउसियन फॉर्म, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमें जो है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये गाउसियन फॉर्म इसकी है। मोमेंटम वाला तो लिखा हुआ, बार बार ऊपर ना जाना पड़े, इसलिए मैंने कहा इसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है ना। अच्छा जी, मोमेंटम वाला ये है। अब जो ग्राउंड स्टेट के अलावा जो भी वेव फंक्शन है ना, उनमें फिर ये है कि आप देख रहे हैं कि ये पॉलिनॉमियल्स और आ रहे होते हैं। तो ये बाकी जो स्टेट्स हैं वो गाउसियन नहीं है, उनमें मुख्तलिफ पावर्स ऑफ एक्स या पी जो है वो आ रही होती है। जो वेव फंक्शंस हैं पोजीशन स्पेस में, उनमें एक्स आर की टर्म्स में आ रहे होंगे, या एक्स की टर्म्स में होंगे हर्मीट पॉलिनॉमियल्स, और जो मोमेंटम वाले हैं वो हर्मीट पॉलिनॉमियल्स इन पी स्पेस होंगे। तो जो गाउसियन फंक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट्स हैं। अच्छा जी, अब ख़ास चीज़ जो आ रही है वो ये है, थोड़ी तेज़ी से करते हैं, टाइम हमारे पास अब कम होता जा रहा है। वो ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है, अगर कोई गाउसियन फंक्शन जो है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ख़ास चीज़ ये है गाउसियन फंक्शंस की, क्योंकि गाउसियन फंक्शन जो है ना फ़िज़िक्स में और मैथमेटिक्स में बहुत जगह राइज करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस लिए है कि बहुत सारे जगह में राइज करते हैं। मैंने ये बताई दिया आपको क्वांटम मैकेनिक्स में कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या इंपॉर्टेंस है। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है बहुत जगह इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो जहाँ जहाँ हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम आप किसी भी सिस्टम को हार्मोनिक ऑसिलेटर से अप्रॉक्सीमेट करेंगे, तो वहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट को जो हम डिस्कस करेंगे तो ये गाउसियन फंक्शंस आपके सामने आते चले जाएंगे। तो इसलिए और ये तो सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, बहुत सारी आपको ऐसी मिल जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो भी कोई गाउसियन फंक्शन है ना, एक्स में हो या पी में हो, उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये हम बेसिकली जनरल गाउसियन फंक्शन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें ख़ास चीज़ ये है कि ये जो एक्स बार लिखा हुआ है ना इधर गाउसियन फंक्शन में, ये मीन वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू कहलाता है, और सिग्मा जो है ना ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। और हमें पता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स में मीन वैल्यू को हम
जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वही हमारी अनसर्टेनिटी इन दैट वेरिएबल है इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो यहाँ से हम फ़ौरन ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि, क्योंकि अगर आप इस फंक्शन को देखें एक्स स्पेस में, तो आप फ़ौरन देख सकते हैं कि इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस ज़ीरो स्क्वेयर्ड, इसमें लगा सकते हैं ना, ज़ीरो एक्स माइनस ज़ीरो स्क्वेयर्ड इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर्ड, यानी कि इस वाले जो एक्सपोनेंट में एक्स है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स माइनस ज़ीरो स्क्वेयर्ड, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर हम आइडेंटिफाई करें तो जो एक्स बार है, जो एवरेज वैल्यू है, वो क्या होगी, ज़ीरो। तो इस गाउसियन की, ये जो जनरल फॉर्म है गाउसियन फंक्शंस की, उसको हमारे अपने ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के साथ मैच किया जाए तो आप ये देखते हैं कि एक्स बार जो है वो ज़ीरो आ जाती है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आ जाता है एच बार ओवर 2m ओमेगा, ठीक है ना। 2 पाई के फैक्टर्स वगैरह आ रहे हैं और m ओमेगा, और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को हमने यानी कि इस फंक्शन को इधर से इससे कंपेयर किया और मैच किया, और इससे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अगर हम क्वांटम, ये तो है कि ये गाउसियन फंक्शन है, इस गाउसियन फंक्शन को इस गाउसियन फंक्शन के साथ मैच किया और आइडेंटिफाई किया कि एक्स बार और सिग्मा क्या है। अच्छा, अब एक्स बार जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है क्यू एम, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में वी आइडेंटिफाई द एवरेज वैल्यू एक्स बार विद द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एंड सिग्मा को हम डेल्टा एक्स यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ये होती है। तो हमें फ़ौरन ही पता चल गया, ये सारी कार्रवाई जो है फ़ौरन मैचिंग से ही हमें मिल गई, यानी मैचिंग से ही ये रिजल्ट्स हमारे सामने फ़ौरन आ गए। अगरचे अगर हम चाहें तो वो बेसिकली जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिलेशंस हैं इसके अनसर्टेनिटी के, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये वेव फंक्शन ले लें, और इसमें भी बेहतर ये है कि हम n इज़ इक्वल टू ज़ीरो स्टेट ग्राउंड स्टेट को कह लें, और उधर से हम जो है ये एक्स और उसे करें, वो सारे कर सकते हैं हम, मगर थोड़ा लंबा है, नतीजा यही निकलेगा। मगर गाउसियन फंक्शंस की डायरेक्टली प्रॉपर्टी और मैचिंग करके बहुत आसानी से ये चीज़ हमें हासिल हो जाती है। यही कार्रवाई अगर हम इस पोजीशन स्पेस में फंक्शन की बजाय जो मोमेंटम स्पेस वाला फंक्शन है उसके साथ भी बिल्कुल यही मैचिंग हम कर सकते हैं, नहीं इस वाले को इसके साथ हम मैच करें तो फिर हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी आती है वो ज़ीरो आ जाती है, और डेल्टा पी जो है ये आप चेक कर सकते हैं, कोई ऐसा इसमें ये तो सिंपल सी बात है, मगर कुछ क्लियर ना हो तो डिस्कशन सेशन में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स आ गए फॉर द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन इन पोजीशन मोमेंटम स्पेस, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन द ग्राउंड स्टेट एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन द ग्राउंड स्टेट एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इन द ग्राउंड स्टेट हमारे सामने आ गया फॉरन रिजल्ट। अब अगर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन इसको साथ हम रिलेट करना चाहते हैं तो लेट्स जस्ट एवेल्यूएट द लेफ्ट हैंड साइड, डेल्टा एक्स डेल्टा पी दिस इज इक्वल टू, ऊपर से रिजल्ट हम इस्तेमाल करने लगे हैं, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच बार ओवर 2m ओमेगा, m ओमेगा एच बार ओवर 2, ये स्क्वायर रूट है, एंड व्हाट डू वी गेट, we get this h bar by 2। अब इसमें ख़ास चीज़ क्या है, ख़ास चीज़ ये है कि ग्राउंड स्टेट में ना सिर्फ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है उसमें इधर जो है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू है h बार बाई 2, तो ना सिर्फ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो रही है बिकॉज इट इज़ इक्वल टू h बार बाई 2, यहाँ पे रिजल्ट जो आ रहा है वो इक्वल टू
एच बार बाई 2 आ रहा है, बल्कि ग्राउंड स्टेट जो है वो मिनिमम अनसर्टेनिटी स्टेट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्राउंड स्टेट जी एस अगर मैं लिख दूँ इज़ द मिनिमम अनसर्टेनिटी स्टेट। और इसका और ख़ास चीज़ ये है कि अगर हम वो देखें ना, गाउसियन वेव पैकेट भी अगर हम बनाते थे फ्री पार्टिकल के लिए, आपको याद होगा कि हमने गाउसियन वेव पैकेट्स की बात की थी, और वो गाउसियन वेव पैकेट जो था वो टाइम के साथ स्प्रेड होता था। तो अगर इनिशियली वो मिनिमम अनसर्टेनिटी स्टेट थी, तो बाद में वो मिनिमम अनसर्टेनिटी स्टेट टाइम के साथ नहीं रहती थी। लेकिन ये जो ग्राउंड स्टेट है ना, क्योंकि ये एनर्जी आइगन स्टेट है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो टाइम के साथ तब्दील नहीं होती, और ये जो है ये मिनिमम अनसर्टेनिटी स्टेट ही रहती है फॉर ऑल टाइम्स। तो ये भी एक ख़ास चीज़ है इसकी। एक तो ये कि मिनिमम अनसर्टेनिटी स्टेट है, एंड दूसरी ये है कि इट रिमेन्स द मिनिमम अनसर्टेनिटी स्टेट, डज नॉट स्प्रेड विद इन टाइम, विद टाइम जो है ना स्प्रेड नहीं करता। हायर जो आपके पास एनर्जी स्टेट्स हैं ग्राउंड स्टेट के अलावा हार्मोनिक ऑसिलेटर की, आप सवाल कर सकते हैं कि क्या वो भी मिनिमम अनसर्टेनिटी स्टेट है या नहीं। तो एक तो तरीका, मतलब एक क्या बेसिक तरीका तो ये है कि उसको बैठ के आपको कैलकुलेट करें, ये रिलेशंस इस्तेमाल करें अनसर्टेनिटी के, और डेल्टा एक्स और डेल्टा पी उन स्टेट्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं आप, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, फाई 1 के लिए, फाई 2 के लिए, एंड सो फोर्थ। और आप देखेंगे कि वो मिनिमम अनसर्टेनिटी स्टेट्स नहीं है, सिर्फ ग्राउंड स्टेट की ये एक ख़ास फीचर है। और ये भी आगे चलकर जब आप एडवांस फिज़िक्स पढ़ेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होगा जो कि गाउसियन वेव फंक्शंस का है और हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट का है। अच्छा, अब आगे हम एक चीज़ बात करते हैं कि टाइम डिपेंडेंस की। एक हमारे रह गया कि टाइम डिपेंडेंस जो है कि स्टेट्स, अगर हमें से एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टेट गिवन हो टाइम t इज़ इक्वल टू 0, और हम ये जानना चाहें कि से टाइम t पे स्टेट क्या है, तो हमारे पास जो बेसिक रेसिपी है, आर स्टैंडर्ड रेसिपी, जो तरीक़ाकार है हमारे पास वो एक स्टैंडर्ड तरीक़ेकार है, और वो ये है कि अगर हमें साई 0 दिया हुआ हो, जो कि हम लिख सकते हैं जैसे हमने पहले भी किया है इन टर्म्स ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर एनर्जी आइगन स्टेट्स, क्योंकि ये कंप्लीट बेसिस है, फॉर्म करती हैं ये एन स्टेट्स जो है दे फॉर्म अ कंप्लीट बेसिस। तो किसी भी आर्बिट्री स्टेट जो है उसको आप इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर एनर्जी आइगन स्टेट्स लिख सकते हैं विद अप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट्स Cn। अच्छा, ये स्टेट जो है ये टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे है, साई 0 जो लिखा हुआ है इससे मुराद है कि स्टेट t इज़ इक्वल टू 0 पे है। लेट्स से वी आर इंटरेस्टेड इन द स्टेट एट टाइम t, तो हमारे जो स्टैंडर्ड रेसिपी है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, और हमारी स्टैंडर्ड रेसिपी ये है कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनके साथ फेस फैक्टर्स आ जाते हैं, अप्रोप्रिएट फेस फैक्टर्स, जो कि ये हैं, ठीक है ना। Corresponding to En is the energy eigen values। इस केस में आपको पता है कि एनर्जी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो n प्लस हाफ h बार ओमेगा हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn एक्सपोनेंशियल माइनस i n प्लस हाफ, h बार कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी है ये जो h बार डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर वाले h बार को कैंसिल कर लेगा, तो आपके पास ओमेगा t आ जाएगा और ये n आ जाएगा। और इसको कई दफ़ा कन्वीनियंट फॉर्म इस तरह में लिखा जाता है कि ये वाला जो एक्सपोनेंट में फैक्टर है प्लस हाफ h बार माइनस i हाफ ऑफ ओमेगा t जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, तो समेशन से इसको बाहर भी ले सकते हैं, तो इसको कई दफ़ा ऐसे भी लिख दिया जाता है I omega t over 2 n is equal to 0 to infinity
सी एन एक्सपोनेंशियल माइनस आई एन ओमेगा टी एन। ठीक है, तो ये आपकी जो स्टेट है एट टाइम टी पे आपको मिल गई अगर आपके पास गिवन स्टेट है टाइम टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल हम करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। कि अगर आपके पास एक स्टेट है टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे जो लीनियर कॉम्बिनेशन है टू स्टेट्स का, दो स्टेट सिंपल जो हो सकता है केस, लेट्स जस्ट से दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल लीनियर कॉम्बिनेशन है, दोनों में 1/√2 आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ दिस ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1 स्टेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और आपसे कहा जाता है कि व्हाट इज द स्टेट एट टाइम t, तो आप कर सकते हैं मालूम साई ऑफ t जो होगा उसमें ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करना है, यानी ये रिज़ल्ट जो हमारा है कि बाहर जो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा, इसमें यही इस्तेमाल करना है मगर इसमें सिर्फ दो सी एन्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। n इज इक्वल टू 0 स्टेट वाला जो कि C0 जिसे आप कह लें, तो आप इस तरह सोच सकते हैं कि ये जो है ये C0 है और ये जो है ये C1 है। ये कोफिशिएंट है C1 जो है ये 1 स्टेट का n इज इक्वल टू 1 और ये 0 है C0 जो कि कोफिशिएंट है 0 स्टेट का। तो वही हम करें आई ओमेगा टी ओवर 2, तो आगे हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 1/√2 है 0 स्टेट प्लस 1/√2 और सॉरी वो तो मैंने साथ लिखा नहीं, इसको तो ये मैंने ऐसे मिटा दिया। अच्छा ये है, अब देखिए ना n इज इक्वल टू 0 के लिए n इज इक्वल टू 0 के लिए जब आप इधर पुट करेंगे तो 1 दे देगा, तो इसलिए इधर 1 फेस फैक्टर आ रहा है। और दूसरे वाले में फेस फैक्टर जो है n इज इक्वल टू 1 जब आप पुट करेंगे तो ये 1/√2 जो C1 है C1 और साथ आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी आ जाएगा, क्योंकि आपने जब n को 1 इधर पुट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी आ जाता है और यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टाइम इवॉल्व स्टेट आ गई। अब अगर आप चाहें तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of obtaining the energy half h bar omega at time t, ये सवाल हो सकता है। स्टेट आपके पास है, प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि एनर्जी हाफ, अगर आप एनर्जी की मेजरमेंट करें स्टेट पे और टाइम टी पे कहा जा रहा है, इसका मतलब है जो रेलेवेंट आपकी स्टेट है जिस वो ये साई ऑफ टी है जिसके हवाले से आपने जवाब देने। और सवाल ये है कि एनर्जी हाफ एच बार ओमेगा हासिल करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हाफ एच बार ओमेगा तो जब आप मेजरमेंट एनर्जी करें तो वो उसी सूरत में मिल सकती है कि अगर स्टेट जो है वो मेजरमेंट के नतीजे में वो जो है वो 0 स्टेट आपके पास आ जाए, क्योंकि उसकी एनर्जी हाफ एच बार ओमेगा। तो आप ये इसका ओवरलैप ले सकते हैं। हाफ एच बार ओमेगा तो सूत्र मिलेगा अगर आपके 0 स्टेट हो ना। तो ये आपने जो चीज़ हासिल करनी है वो प्रोबेबिलिटी अगर आप मालूम करें तो एब्सोल्यूट स्क्वायर होगा वो साई ऑफ टी का ओवरलैप या इनर प्रोडक्ट विद 0 यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। यहाँ से साई ऑफ टी पुट करें, 0 है लेंगे जब इससे तो सिर्फ एक टर्म ही बचेगी, वो ये वाली टर्म बचेगी, क्योंकि जब इसका इनर प्रोडक्ट 0 के साथ लेंगे 1 का 0 के साथ तो वो 0 आ जाएगा। तो बेसिकली आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी ओवर 2, या मैं एक स्टेप जो है ना मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 001 आपको दे देगा ना। तो ये आपके पास ये फेस फैक्टर 1 बन जाएगा एब्सोल्यूट स्क्वायर लेने से, तो आपका रिजल्ट जो है 1/2 आ जाएगा, जो कि आप ये देखने से ही पता चल रहा था, क्योंकि ये ओवरऑल फेस फैक्टर जो है
ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता ना। हमने कई दफ़ा ये बात की है कि ओवरऑल फेज फैक्टर जो है इट्स अ चॉइस दैट यू हैव, यू कैन मेक, बट इट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटीज़ और द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। ये जो रिलेटिव फेज फैक्टर जो अंदर आ रहा है ना, वो अफेक्ट करते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी इन पोजीशन स्पेस कैसे वेरी करती है। प्रोबेबिलिटी इन पोजीशन स्पेस कैसे वेरी करती है, वो अगर हमने मालूम करना है तो वो भी हम मालूम कर सकते हैं। और वो उसका तरीक़ाकार ये है कि पी एक्स टी हम उसको लिख लें और वो इनर प्रोडक्ट जो है एक्स का साई ऑफ टी के साथ। अब इधर कन्वीनियंट ऑब्वियसली ज़्यादा कन्वीनियंट ये है कि आपको साई ऑफ टी को जो है ना पोजीशन स्पेस में आप लिखें और फिर इस चीज़ को डिटरमिन करें। ये बेसिकली आप ये जो चीज़ आ रही है, ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं साई एक्स टी एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड, ठीक है। तो पोजीशन स्पेस में अगर हम लिखें ना, यानी साई एक्स टी, यानी इसको पोजीशन स्पेस में लिख लें तो वहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। पोजीशन स्पेस में इसको लिखने का मतलब यही है कि ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। साई ऑफ टी है, एक्सपोनेंशियल को तो आप ओवरऑल फेस फैक्टर है, एब्सोल्यूट स्क्वायर जब लेंगे बाहर लेंगे तो 1 दे देगा। तो ये आपके पास 1/√2 है, 0 है, प्लस 1/√2 है, एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी, और ये 1 है, ठीक है ना। और ये आप एब्सोल्यूट स्क्वायर ले रहे हैं। ओवरऑल फेस फैक्टर जो है 1 हो गया एब्सोल्यूट स्क्वायर की वजह से। अच्छा, जब आप ये तो नंबर है 1/√2 जिसको आप बाहर ले सकते हैं, तो आपके पास ये आ जाता है 1/√2, 0 का x के साथ, तो ये x 0 इनर प्रोडक्ट है, प्लस 1/√2 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी, ये भी एक नंबर है। तो ये कैट्स और ब्रा का इनर प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली इस तरह आ गया और ये एब्सोल्यूट स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो 1/2 को अगर आप चाहें तो कॉमन ले लें, तो ये 1/√2 को कॉमन ले लें तो बाहर एब्सोल्यूट स्क्वायर जब करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। ये जो चीज़ है इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एज द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ठीक है ना। ड्राक नोटेशन में ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, तो हम वापस रिप्लेस कर सकते हैं इसको। हम फर्स्ट एक्साइटेड से n=1 स्टेट का वेव फंक्शन है, फाई 1x कह देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा फाई 0f(x) प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी फाई 1(x) और इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर। अच्छा, अब एब्सोल्यूट स्क्वायर लेने का मतलब ये है कि जो है जब आप एब्सोल्यूट स्क्वायर लें तो इसको इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1/2 है ये, और इसको हमने फाई 0x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी फाई 1x को हमने इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से करना है। इसका स्टार हम लेंगे इधर, मगर क्योंकि ये रियल फंक्शंस हैं तो स्टार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें अभी हम लगा लेते हैं। प्लस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में माइनस आई जो है वो प्लस आई हो जाएगा, तो आई ओमेगा टी हो जाएगा और फाई 1 स्टार एक्स आ जाएगा इधर, ठीक है ना। ये एब्सोल्यूट स्क्वायर करने का मतलब ये है। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 फाई 0 एब्सोल्यूट स्क्वायर, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं तो इनको रियल है तो इसको फाई 0x से ही रिप्लेस कर सकते हैं। और ये भी क्योंकि रियल वेव फंक्शंस हैं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर बोले आप गॉसियन फंक्शन देख लें ना, तो वो कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, वो तो रियल है। तो ग्राउंड स्टेट को भी देख लें, इसी तरह फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को भी आप देख लें, तमाम के तमाम रियल फंक्शंस हैं। तो इनको हम इनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को रियल फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसमें फ़र्क सिर्फ ये आ जाएगा, एब्सोल्यूट स्क्वायर की बजाय यहाँ स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा। अब जब हम प्रोडक्ट लें तो जब इस टर्म का इस टर्म के साथ लेना होगा, इस टर्म का इस टर्म के साथ, फिर क्रॉस टर्म्स आ जाएंगी। तो आपके पास जब इस टर्म का इस टर्म के साथ लेंगे तो ये एक्सपोनेंट में माइनस है या एक्सपोनेंट में प्लस है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये फाई 1x स्क्वायर्ड आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। इसी तरह
जब आप वो लेंगे तो दो फाई वाले बनेंगे, जिसके अंदर एक में एक्सपोनेंशियल प्लस होगा, दूसरे में एक्सपोनेंशियल माइनस होगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये बन जाएगा फाई 0x फाई 1x कॉस ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी है डेंसिटी पोजीशन स्पेस में वो टाइम के साथ ऑसिलेट कर रही है। ये देखें, टाइम के साथ ऑसिलेटरी फंक्शन है, कॉस फंक्शन। और वो खास जो प्रोबेबिलिटी थी एनर्जी की, जहाँ तक ताल्लुक था, वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम थी। ये हाफ थी, इसके साथ कोई टाइम का फैक्टर नहीं आ रहा। अलबत्ता जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेस में, यानी पोजीशन कैसे वेरी करती है इन स्पेस, कि अगर आप मेजरमेंट पोजीशन की करें तो आपके रिजल्ट जो हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज़ मिल सकती हैं, वो टाइम के साथ चेंज हो रही हैं, वेरी कर रही हैं। और वो वेरी भी खास हार्मोनिकली कर रही हैं, कॉस ओमेगा टी के साथ वेरी कर रही हैं। और इसकी वजह ये भी हमने पहली चीज़ देखी हुई है कि वो तमाम वो ऑपरेटर्स, उनके कॉरस्पॉन्डिंग मेजरमेंट्स जो कि हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट नहीं करते, उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो टाइम के साथ वेरी करती है। और तमाम वो ऑपरेटर्स जिनकी जो कम्यूट करते हैं हैमिल्टोनियन के साथ, उनकी उन ऑब्जर्वेबल्स की जो हम मेजरमेंट करें तो वो टाइम के साथ वेरी नहीं करते, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेट्स हैं वो स्टेशनरी स्टेट्स कहलाती हैं। अच्छा, अब एक और सवाल भी हम ये भी कर सकते हैं कि तो ये हम ये भी सवाल कर सकते हैं, ये सवाल भी हम कर सकते हैं। एक सेकेंड, एक चीज़ मैंने चलो आपको ये भी मेंशन कर दें कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अगर हम, ये स्पेशल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी हमने कैलकुलेट की ना, ये वाला जो रिज़ल्ट हमने कैलकुलेट किया अभी जो बुक वाला, वो उसमें अगर आप उसको प्लॉट करें ना, तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है। यानी टाइम ज़ीरो पे अगर इधर है तो ये टाइम के साथ साथ मूव कर रही है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस तरीके से वेरी कर रही है। तो ये आपको जो है ना, ये शो हो रहा है कि वही चीज़ जो हमने मैथमेटिकली देखी है ऊपर, वो ही जो है अगर आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो आपको नज़र आता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, प्रोबेबिलिटी लार्ज है फाइंड करने की पार्टिकल इन सम रीजन ऑफ स्पेस, और वो टाइम के साथ जो है वो वेरी कर रही है, इस रीजन में है फिर उस रीजन में है। तो ये काफ़ी हद तक अगर आप प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में देखें तो उसी तरह महसूस होता है जैसे कि एक ऑसिलेटर है, ऑसिलेट कर रहा। मगर इधर ऑसिलेशन जो हैं ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में ऑसिलेशंस हैं, ये जो हैं ये पोजीशन इटसेल्फ में नहीं है मगर उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा, एक और सवाल जो किया जा सकता है वो ये है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो साई ऑफ टी स्टेट जिसको लेके हम चल रहे हैं थ्रू आउट अभी, यानी कि ये वाली जो स्टेट है, इसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन क्या है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन इस स्टेट में अगर हमने मालूम करनी है तो स्टेट जो हमारी वो साई ऑफ टी है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये स्टेट क्योंकि हमने n इज इक्वल टू 0 और 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये 0 1 कैट स्टेट्स हैं, तो उस लिहाज से सबसे कन्वीनियंट तरीका जो है इसको वैल्यूट करने का ये है, जो हमारा मेथड नंबर 2 था, कि हम जो हैं वो इसको x को जो है ना, ये जो x आ रहा है, इसको हम जो है एक्सप्रेस कर लें, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने मेंशन किया था। मेथड 2 जो था उसमें हम ये कर रहे थे कि जहाँ पे x आ रहा था हमने ग्राउंड स्टेट के लिए डिटरमिन किया था, अब हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन स्टेट है साई ऑफ टी उसके लिए कर रहे हैं। तो उसमें सबसे कन्वीनियंट तरीका ये था कि x को a प्लस a डैगर की टर्म्स में विद दिस कोफिशिएंट हम जो है एक्सप्रेस करें x को बेसिकली रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स की टर्म्स में, तो वो बहुत कन्वीनियंट हो जाता। हमने देखा ना, एक बड़ी आसानी से हमने ये रिज़ल्ट हासिल कर लिए थे बगैर किसी इंटीग्रेशन के यहाँ पे ना, तो वो ही तरीक़ेकार बड़ा यूज़फुल है। तो हम उसको दोबारा से यहाँ पे भी उसी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी जहन में रखें कि जब ये सिचुएशन आए तो आपने जब आपने मोमेंटम या पोजीशन
या एनर्जी जो कि एक्स और पी की टर्म्स में लिखी जाती हैं, और कोई और भी ऑपरेटर जो कि आप ए और ए डैगर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें, तो वो करके आप बासानी ये जो है ना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये आ गया। अब आपका काम सिर्फ ये रह गया, ये स्क्वायर रूट था, सिर्फ काम आपका ये रह गया कि अब आपने बेसिकली साई ऑफ टी को एक्सप्रेस करना है जो कि ब्रा फॉर्म में। तो यहाँ पे आपके पास इसको मैं करूँ तो ये ज़ीरो आ गया, इस वाली स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली, इसको इधर सब्स्टिट्यूट करना है। पिछली एग्जांपल जो हमने की थी तो उसमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट ही थी, तो ज़्यादा आसान था, मगर ये भी उससे कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। 1/√2, सिर्फ ये ख्याल रखना है कि यहाँ एक्सपोनेंट में माइनस आ जाएगा, माइनस आई की बजाय प्लस आई आ जाएगा। ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली जो है ये यहाँ पे माइनस आई था, ठीक है ना। अच्छा, ओवरऑल जो फेस फैक्टर है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब आप करेंगे तो वो आपको 1 दे देगा। एक तरफ आपके पास प्लस आई ओमेगा t/2 आ जाएगा, दूसरा फैक्टर आ जाएगा जो कैट से आ जाएगा, यही वाला एक्सपोनेंशियल माइनस आ जाएगा जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ओवरऑल फेस फैक्टर है तो वो 1 आपको दे देगा, इसलिए उसको इधर लिखा हुआ नहीं है। और बाकी जो है आपके पास ये 1 आ गया, आगे आपके पास ये a प्लस a डैगर आ गए। मैं ऊपर हैट्स नहीं लगा रहा, मगर आप ध्यान में रखें कि ये ऑपरेटर्स हैं। और फिर आपके पास ये आपकी कैट स्टेट आ गई जो कि है 0 प्लस 1/√2 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी। ओरिजिनल स्टेट में ये था कैट में, तो ब्रा में प्लस है, और ये 1। और ये जो आपके पास कोफिशिएंट है जो इससे आया है वो सबको मल्टीप्लाई कर रहा है। अच्छा, अब आपके पास ये काम तो कोई इतना मुश्किल अब नहीं रहा। आपके पास एक्चुअली 4 टर्म्स हैं जो आपने एवेल्यूएट करनी है, बल्कि अब आपने बेसिकली ये चीज़ें आपने एवेल्यूएट ही करनी है, ठीक है ना। तो लेट्स जस्ट डू इट, और रूल्स का वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम लेने की बजाय बेहतर नहीं है कि अब आप लोगों की ये होमवर्क के तौर पे रख दिया जाए, ताकि थोड़ा हमारा टाइम सेव हो जाए, लेक्चर के एंड तक पहुंचने पे कुछ मटेरियल तो कवर हो। अच्छा, एनीवे जस्ट लीव इट एज अ होमवर्क जो आप एवेल्यूएट कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल। कैट ब्रा जो है की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ए और ए डैगर के ऑपरेशंस आपको पता ही हैं। बेसिक रूल्स हमारे पास ये हैं जो कि यू कैन यूज़ देम, ये रूल्स इस्तेमाल करें। और यहाँ पे तो सिर्फ n जो है या 0 है या 1 है, तो बहुत सिंप्लीफाई चीज़ें हो जाती हैं। तो जब आप ये करेंगे, सारा कुछ करेंगे और होमवर्क आप कर लेते हैं कामयाबी के साथ, बुक भी देख सकते हैं आप और उसे चेक भी कर सकते हैं अपने रिज़ल्ट को। ये रिज़ल्ट ये आपके पास आ गया cos ओमेगा t। जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन जो है वो भी ऑसिलेट्स करती है टाइम के साथ। तो ये चंद एक स्टेप्स हैं, तो उसमें आप ये करें तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। सही है। अच्छा, अगर आप इसी तरह जो है ना, अगर मोमेंटम की, अगर मैं कहता कि जी एक्स की बजाय आपने पी का मालूम करना है इसी स्टेट के अंदर जो ऊपर गिवन है, मिसाल के तौर पर पी का आप मालूम करते तो ये भी होमवर्क का हिस्सा है। ये क्या आएगा आपका इस स्टेट के अंदर, पी का कैसे मालूम करेंगे? उसी तरह जिस तरह हमने एक्स का मालूम किया कि एक्स को हमने ए और ए डैगर की टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, पी को भी हम लिख सकते हैं, पी ऑपरेटर को भी ए और ए डैगर की टर्म्स में। याद करें ना शुरू वाले लेक्चर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर की, कि हमने एक्स, क्योंकि जब हैमिल्टोनियन को हम ए और ए डैगर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे थे तो हमें ज़रूरत थी एक्स ऑपरेटर की भी रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ ए और ए डैगर, और हमें पी ऑपरेटर की भी चाहिए थी ए और ए डैगर की टर्म्स में। तो ये दोनों चीज़ हमने हासिल किए थे, तो वो आप इस्तेमाल करके वो आप हासिल कर सकते हैं। तो ये अगर आप वो करें तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि जो पी वाला रिज़ल्ट है वो ये पी और एक्स वाला जो रिज़ल्ट है उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ जो हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स
is related to the expectation value of momentum through this relation. इस रिलेशन को जरा देखें तो कुछ याद आ रहा है? कि ये क्या है? ये कहीं पहले देखा है इस किस्म का कुछ? ये उसी किस्म का रिजल्ट है, वन डायमेंशन में मैं लिख रहा हूँ कि ये बेसिकली मोमेंटम को मैथ इनटू वेलोसिटी क्लासिकल मैकेनिक्स में लिखते हैं ना, तो उसी किस्म की चीज़ है। मगर ध्यान में रखें कि ये ख़ास इसका एक ख़ास पॉइंट ये है कि ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ के दरमियान है। और आपको याद होगा कि हमने एक दफ़ा पिछले सेमेस्टर में इस बात का जिक्र किया था कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ ऑफ ऑपरेटर्स हैं वो क्लासिकल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं, और इसको हमने एरनफेस थ्योरम भी कहा था या एरनफेस रिलेशन भी कहा था। याद आ रहा आप लोगों को? तो ये एक और एग्जांपल है उसकी कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्लासिकल इक्वेशंस हैं वो आपको क्लासिकल मैकेनिक्स की जो इक्वेशंस हैं वो आपको ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन के दरमियान रिलेशंस बन जाती हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ की। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को इस तरह आप तस्वर कर सकते हैं, ये कहना सही तो नहीं उस सेंस में, मगर फिर भी किसी हद तक कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ जो हैं उनकी काफ़ी हद तक क्लासिकल लॉज को बे करती हैं। अच्छा, एक और लास्ट चीज़ बिफोर वी एंड आवर डिस्कशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो ये है कि जो हम आगे चल के दो देखेंगे भी, जब आप बात करते हैं ना ट्रांजिशन बिटवीन लेवल्स, ट्रांजिशन बिटवीन लेवल्स का मतलब ये है कि आपके पास कुछ सिस्टम है, कोई इलेक्ट्रॉन है। मिसाल में हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल तो हम देख चुके हैं। हाइड्रोजन एटम में अगर आपके पास जो मुख्तलिफ सीरीज़ आई थी, बामर सीरीज़ और इस तरह से, वो सारी सीरीज़ जो थी जो ट्रांजिशन से मिल रही थी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है इफ़ यू शाइन लाइट ऑन अ हाइड्रोजन गैस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो यू विल गेट अ स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम, जो कि कॉरस्पॉन्ड करेगा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम अ लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन, या हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे एमिशन ऑफ अ फोटोन। तो ये जो ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम में मिसाल के तौर पे स्टेशनरी स्टेट्स में, तो इनकी प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट स्टेट्स डज नॉट चेंज इन टाइम। मगर अगर आप ये उस सूरत में पॉसिबल है जब सिस्टम आइसोलेटेड हो, जब उस वक्त आप सिस्टम को परटर्ब कर दें, तो देन ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। जैसे कि हमने कहा कि लाइट शाइन कर रहे हैं तो इट्स अ परटर्बेशन ऑन द हाइड्रोजन एटम। तो उस सूरत में फिर ये ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर बिकम पॉसिबल। तो ये ट्रांजिशन जो है ना, हर ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, इट हैज़ टू फॉलो सर्टन सिलेक्शन रूल्स कि ये अलाउड ट्रांजिशंस हैं और ये ट्रांजिशंस अलाउड नहीं हैं। तो कुछ ऐसे जो रूल्स हैं उनको हम सिलेक्शन रूल्स कहते हैं। अच्छा, अगर यही चीज़ हम सोचें हार्मोनिक ऑसिलेटर के हवाले से, तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टेट्स हैं, लेट्स थिंक ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर एज अ पैराबोलिक पोटेंशियल, और ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट n इज इक्वल टू 0 स्टेट, n इज इक्वल टू 1 स्टेट एंड सो फोर्थ। तो अब यू कैन हैव एन इलेक्ट्रॉन दैट कैन ट्रांजिशन फ्रॉम द ground state to the first excited state by absorbing a photon, for example, of the appropriate energy। जो एनर्जी चाहिए होगी वो h बार ओमेगा होगी, क्योंकि हर दो लेवल्स के दरमियान जो एडजेसेंट लेवल्स हैं उनके दरमियान डिफरेंस जो एनर्जी का है वो h बार ओमेगा है। अच्छा, तो जो हम ट्रांजिशन के बारे में सिलेक्शन रूल्स वगैरह हासिल करते हैं, तो हम कहते हैं कि जी एक लेवल है, फाइनल लेवल है, और एक है इनिशियल लेवल, और उनके दरमियान जो ट्रांजिशन होगी वो किसी किस्म की पर्टर्बेशन की वजह से होगी। इट कुड बी अ पर्टर्बेशन ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इट कुड बी अ पर्टर्बेशन ड्यू टू सम अदर मैकेनिज्म। तो
ये जो है ये मैट्रिक्स एलिमेंट अगर नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है वो ट्रांजिशन बिटवीन द लेवल एन आई एंड द लेवल एन एफ। तो ये भी हो सकता है अगर हम 0 और 1 से ट्रांजिशन की बात करें तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो उस परटर्बेशन के होते हुए 0 से 1 लेवल तक ट्रांजिशन उसी वक्त मुमकिन है कि अगर ये मैट्रिक्स एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो। अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि ये अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। तो रेलेवेंट ट्रांजिशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर आप को परटर्बेशन के तौर पे लें, यानी लाइट शाइन करें लेज़र से तो वगैरह से, तो आपके पास जो बेसिक परटर्बेशन आ जाती है उसको हम डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटरेक्शन। इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटरेक्शन अगर इसको ले लें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटरेक्शन जो है, डाइपोल का मतलब ये है कि वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ, तो वो एक्स क्यू एक्स बन जाता है ऑपरेटर। अच्छा, अब एक्स ऑपरेटर जो है वो, क्योंकि अगर मैं इसमें डाल दूं एन आई एन एफ वाले, इस वाले को ले लूँ अगर ज़्यादा जनरल रखने के लिए, तो एन एफ क्यू एक्स ये मैट्रिक्स एलिमेंट है जो मुझे देखना पड़ेगा कि ये ज़ीरो आ रहा है या नॉन ज़ीरो आ रहा है। अब क्योंकि एक्स जो है ऑपरेटर, उसकी हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की मैंने आपको होमवर्क के तौर पे तो दिया था, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से देखने की कोशिश करूं तो एक सेकंड, यहाँ तो नहीं, यहाँ भी नहीं, यस यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, ये ज़रा देखते हैं हम इसको। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ये मैंने होमवर्क के तौर पे आपको दिया था। ये जो है ना मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है एक्स ऑपरेटर की इन द एनर्जी बेसिस। तो आप ये देख रहे हैं कि ये नॉन ज़ीरो सिर्फ उसी सूरत में आ रहा है जैसे अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र भी किया था कि ये क्योंकि ए और डैगर की टर्म से बना हुआ है तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट्स आपने कैलकुलेट बेसिकली करने। ये और कहाँ गया, और ये है ना, इसके ये डेल्टा फंक्शंस फोर्स कर रहे हैं कि सिर्फ एडजेसेंट स्टेट्स जो हैं उनके दरमियान ये मैट्रिक्स एलिमेंट यानी एम एन माइनस वन के बराबर हो या एम जो फाइनल स्टेट है वो एन प्लस वन के बराबर हो, तब ये मैट्रिक्स एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो होंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है ये सिर्फ एडजेसेंट स्टेट्स वाले जो है ना वही आपको जो है नॉन ज़ीरो मिल रहे हैं, बाकी सारे ज़ीरो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट कर सकता है एडजेसेंट स्टेट्स को हार्मोनिक ऑसिलेटर में। उसका हमारे इस डिस्कशन से क्या ताल्लुक़ है? इसका ताल्लुक़ ये है कि उस सूरत के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजिशंस अलाउड हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशंस सिर्फ वो अलाउड हैं जहाँ पे एन आई और एन एफ जो है उनके दरमियान डिफरेंस जो है वो +1 या -1 का होगा। एडजेसेंट लेवल्स का यही मतलब है। तो सिलेक्शन रूल ये बन जाता है डेल्टा एन जो है वो एन एफ माइनस एन आई जो है वो +n-1। तो दैट्स अ सिलेक्शन रूल। ओह, वो तो मैंने लिख दिया। ये सिलेक्शन रूल है हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रांजिशंस का, यानी हार्मोनिक ऑसिलेटर टाइप पोटेंशियल के अंदर अगर कोई पार्टिकल है और वो ट्रांजिशन करता है फ्रॉम वन हार्मोनिक ऑसिलेटर लेवल टू अनदर हार्मोनिक ऑसिलेटर अंडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटरेक्शन, तो वो यही सिर्फ ट्रांजिशंस अलाउड है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इस तरह हमें ये जो बताने का मकसद है वो ये है कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के सिलेक्शन रूल्स भी मिलते हैं जो कि जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास अब इतनी नॉलेज आ गई कि हम ये कम अज़ कम बता सकते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर टाइप पोटेंशियल के अंदर किन किन स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशन हो सकती है अगर आपने सिस्टम को परटर्ब किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन अगर है तो फिर ये तो सबसे सिग्निफिकेंट जो होती है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल और हायर ऑर्डर होती हैं, मगर वो जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में यही सबसे सिग्निफिकेंट होती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी ऐसा पोटेंशियल
जिसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। और ये भी हमने बात की थी कि बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं जिनको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। उन तमाम में जो ट्रांजिशंस अलाउड हैं अंडर इलेक्ट्रिक डाइपोल interaction are those which connect adjacent energy levels। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कि यूज़फुल है, काफ़ी यूज़फुल है। तो ये हमारा बेसिकली जो है इससे हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला एंड होता है। नेक्स्ट हमने लेक्चर्स में पर्टर्बेशन थ्योरी हमने स्टार्ट करनी है और वो हमारा एम होगा कि पर्टर्बेशन थ्योरी को हम कवर करें, क्योंकि हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स तो बहुत कम हैं और उनमें से काफ़ी सारी हमने कवर कर ली हैं, जिस तरह हार्मोनिक ऑसिलेटर है, हाइड्रोजन एटम है, इन्फिनिट पोटेंशियल वेल है। वो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं ये एग्जैक्टली सॉल्वेबल है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू डील विद इन द रियल वर्ल्ड आर नॉट एग्जैक्टली सॉल्वेबल। तो उस केस में फिर हमें अप्रॉक्सीमेट स्कीम्स का सहारा लेना पड़ता है और उन अप्रॉक्सीमेशन स्कीम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पर्टर्बेशन थ्योरी है, जिसको हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।